हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तमस उपन्यास भीष्म साहनी का ये उपन्यास है। इसमें हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है चौथा। इसमें पढ़ेंगे 5वां प्रकरण इसका। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इसके 4 प्रकरण पढ़ लिए हैं। ठीक है, पहला लेक्चर है, उसमें मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 5वां प्रकरण। अंधेरा छटने लगा था जब प्रभात फेरी की मंडली, अब मंडली वाली जो प्रभात फेरी थी ना, प्रभात फेरी की मंडली थी, उसका जिक्र इसमें इस प्रकरण में होगा। ठीक है, प्रभात फेरी की मंडली गलियां लांघती हुई इमामदीन के मोहल्ले में पहुंची। रास्ते में शेर खान के घर से झाड़ू, बेलचे, कढ़ाइयाँ और सफाई का अन्य सामान लेकर वे आगे बढ़ने लगे थे। बहुत सुबह ही रोशनी में उनके थके पीले चेहरे साफ नजर आने लगे। मेहता जी को छोड़कर लगभग सभी के कपड़े मुचड़े हुए थे और मैले थे। बक्सी जी के सिर पर गांधी टोपी एक ओर से चिपकी हुई थी, मानो सिर पर लादा हुआ कोई बोझ अभी अभी फेंक कर आया हो। शंकर मास्टर, रामदास और अजीज ने कंधों पर झाड़ू उठा रखे थे। देशराज और शेर खान के हाथों में कढ़ाइयाँ थी। जरनैल लंबा सा बांस उठाया था। दिन की रोशनी में मास्टर रामदास अपने हाथ में झाड़ू लेकर सकुचाने लगा था। ब्राह्मणों से भी झाड़ू उठवाते हो गांधी महात्मा, जो करो थोड़ा है जी। ब्राह्मण के हाथ में भी झाड़ू उठवा दिया और वह हल्के हल्के हंस दिया। झाड़ू उसने पीठ पीछे कर लिया था। अपने वाक्य का किसी और से भी उत्तर ना पा उसने तनिक ऊंची आवाज में बक्सी जी को संबोधन करके कहा, मैं नाली साफ नहीं करूंगा, पहले बोल दूं। क्यों, तुम्हें खुर सुर खाब के पर लगे हैं? क्यों, गांधी जी अपना शौचालय साफ कर सकते हैं, तुम नाली साफ नहीं कर सकते? मैं झूठ नहीं कहता, मैं झुक नहीं सकता। झुकता हूं तो कमर में दर्द उठता है। मुझे पत्थरी की शिकायत रहती है। गाय के लिए सानी पानी करते हो तो पत्थरी की शिकायत नहीं रहती। तामीरी काम करते वक्त ही तुम्हें पत्थरी की शिकायत होने लगती है। इस पर शंकर घूमकर बोला, मास्टर जी, हमें प्रचार करना है। कौन सचमुच की नाली साफ करनी है? नाली में साफ करूंगा, तुम कढ़ाई में कूड़ा उठाते रहना। थोड़ी दूर जाने के बाद मंडली एक गली में घूम गई। यह किस रास्ते पर चल पड़े हो? सहसा पीछे से गोसाई जी ने चिल्लाकर कहा। मंडली के आगे आगे चलता हुआ देशराज दाएं हाथ को घूम गया और पीछे सारी मंडली ही उस ओर को जाने लगी थी। हाँ हाँ, मना कर दो, बख्शी जी ने हामी भर दी। सुबह सुबह इन लोगों के नमाज का वक्त होता है, क्या फायदा मस्जिद के सामने से जाने का? ओ कश्मीरी, बख्शी जी ने चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग सोए रहते हो, इधर मस्जिद के सामने से जाने को तुमसे किसने कहा? हमेशा अपनी मनमानी करते हो। कश्मीरी लाल रुक गया। शेर खान और देशराज उधर घूम गए, पर हम भी उधर घूम गए, मगर कोई बात नहीं, बख्शी जी मस्जिद के सामने गाना बंद कर देंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, देखते नहीं हवा कैसी हो रही है। तुम लौट आओ और पिछली गली में से होकर सीधे चौक की तरफ चलो, वहां से सड़क पार करके इमामदीन के मोहल्ले में चले जाएंगे। मंडली लौट पड़ी और बाएं हाथ की तंग गली को लांघकर थोड़ी देर बाद इमामदीन के मोहल्ले के बाद जा पहुंची। यह रास्ता प्रभात फेरी के लिए नया था। आमतौर पर शहर के बाहर की पुरानी बस्तियों में कांग्रेस प्रचार के लिए नहीं जाती थी। कमेटी के मैदान को लांघकर जाना यूं भी दूर पड़ता था। इमामदीन का मोहल्ला कमेटी के मैदान के पार पूर्व की ओर एक सिरे पर था। एक जगह चरनी के पास मंडली खड़ी हो गई। कश्मीरी लाल ने इसके हाथ में तिरंगा था। सिर ऊंचा उठाकर पूरे जोर से नारा लगाया, इंकलाब। जवाब में सभी ने जोश से कहा, जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय। नारे की आवाज सुनकर मोहल्ले के बच्चे भागते हुए घरों के बाहर आ गए। औरतें टाट के पर्दों के पीछे से झांकने लगी। लाल कलगी वाला एक मुर्ग कूदकर कच्ची दीवार के ऊपर चढ़ गया और कुछ देर तक फड़फड़ाने लगा। कुकुड़ कुकड़ू
कुकू कुकड़ू कुड़ू की बांग लगाई, मानो उसने मोहल्ले की नुमाइंदगी करते हुए नारे का जवाब दिया। तुमसे तो यह मुर्ग ही अच्छा है। कश्मीरी देखा कैसे रोब से बांग लगाता है, शेर खान बोला। क्यों कश्मीरी किसी से कम है? कश्मीरी कांग्रेस का कुक्कड़ है, शंकर ने कहा। तू भी सिर पर लाल कलगी लगा ले, कश्मीरी इसे लाल टोपी ले दो बख्शी जी, फिर बिल्कुल कुक्कड़ नजर आएगा। क्यों कलगी के बगैर वहाँ यह कुक्कड़ नहीं आता? यह मादा कुक्कड़ है, कुकड़ी, कश्मीरी कुकड़ी। नगर का हास्य व्यंग्य ऐसा ही था। मौके बेमौके साथियों के बीच छेड़छाड़ चलती रहती थी। बस बस अब काम शुरू करो, बख्शी जी चन्नी पर लालटेन रखते हुए बोले। अधिकांश घर इकहरे एक मंजिला थे। बहुत से घरों के दरवाजे पर टाट के पर्दे लग रहे थे। सामने खुला मैदान था और मैदान के पार एक दूसरी के समानांतर दो कच्ची गलियां थी। एक गली में नालियां थी पर कच्ची थी, दूसरी गली में नालियां खोदी ही नहीं गई थी। गली में ही माल मवेशी बंधे थे। घरों में स्त्रियां सिर पर एक एक दो दो घड़े रखे पानी भरने जा रही थी। एक जगह एक बालक भैंस के नीचे से गोबर उठा रहा था। नजदीक की चरनी के पास दो बच्चे मैदान में एक दूसरे के सामने बैठे शौच कर रहे थे और बतिया रहे थे। तेरी टट्टी पतली क्यों है? मैं बकरी का दूध पीता हूँ, तू क्या पीता है? मैदान में भी एक और कोने में तंदूर खड़ा था। यहाँ पहुंचकर लगता था जैसे ये लोग गलियों के ही रास्ते किसी गांव में प्रवेश कर गए हैं। उठाओ बेलचे और तामीरी काम शुरू करो, बख्शी जी ने कहा। मेहता और मास्टर रामदास कढ़ाई लेकर आंगन की ओर बढ़ गए। शंकर और कश्मीरी लाल ने बेलचे उठाए और नाली साफ करने चल पड़े। शेर खान, देसराज और बख्शी जी झाड़ू उठाकर आंगन बुढ़ाने लगे। आसपास के लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। तांगा हाँकने वाला एक छाछी अपने घर के बाहर आकर मैदान के किनारे पैर के बल बैठ गया और बख्शी जी को झाड़ू लगाते देखकर वह उठ खड़ा हुआ और लपक कर बख्शी जी के पास जा पहुंचा। क्यों हमें शर्मिंदा करते हो बख्शी जी? हमारा घर तुम बोरोगे लगाएंगे? झाड़ू नहीं, मुझे दीजिए। नहीं नहीं, यह हमारा काम है, हमारा ही काम है, बख्शी जी ने जवाब दिया। नहीं, बंदा परवर कभी क्यों यूं भी हुआ है? आप पढ़े लिखे खानदानी लोग हो, हम आपसे झाड़ू लगवाएंगे तो वह इस्तफार लाइए, मुझे दीजिए, हमें क्यों दोजख की आग में धकेलते हो? बख्शी जी को उसका व्यवहार भला लगा। कांग्रेस के प्रचार का असर हो रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, यही तामीरी काम का मतलब है और क्या? कश्मीरी और शंकर बेलचे उठाए घरों के पास साथ साथ जाने वाली कच्ची नाली में से लसलसा कीच निकाल रहे थे। जब से नाली खोदी गई थी उसमें गंदा पानी जमा होता रहा और जब उसने गहरे नीले रंग के लसलसे कीच का रूप ले लिया था, जितनी मुद्दत या लसलसा कीच नाली में पड़ा रहा, बदबू नहीं आई। पर जब शंकर और कश्मीरी लाल उसे बेलचे से निकाल कर नाली के किनारे किनारे जगह जगह ढेर लगाने लगे तो बदबू से नाक फटने लगी और मच्छर नाली पर से उड़ उड़ कर चारों ओर फैलने लगे। नाली कुछ नहीं तो फुट भर गहरी रही होगी, फुट भर। उसमें ऊपर तक कीच की ही कीच भरा था। ओ बादशाहों, यह क्या जुल्म करने लगे हो? एक छत की मुंडेर के पीछे खड़ा रंगी हुई दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग बोला। इधर बीमारी फेंक जाओगे तो उठावेगा कौन? नाली में पड़ा रहने देते तो कम से कम एक जगह पर बना तो रहता। अब इससे जगह जगह ढेर लगा जाओगे, पहले से ही ज्यादा गंदगी फैला जाओगे। ये किसने कहा? बुजुर्ग दाढ़ी वाले लोग, ठीक है, बुजुर्ग ने। बख्शी जी दूर से यह काम देख रहे थे, कमर सीधी करके खड़े हो गए। उन्हें शंकर और कश्मीरी लाल पर गुस्सा आया। ये जवान लोग कभी नहीं समझेंगे वह बदबूदाए तामीरी काम का यह मतलब तो नहीं कि सचमुच नालियां साफ करने लग जाओ। इसका तो इतना
भर मतलब है कि लोगों का ध्यान सफाई की ओर दिलाओ और देश की आज़ादी की ओर, मतलब और देश का आज़ादी की ओर। पर बुजुर्ग अपना सुझाव दे चुकने के बाद मुंडेर पर से हट गया और बख्शी जी फिर आंगन बढ़ाने में लग गए थे। तभी सामने वाली गली में एक सफ़ेद दरीस बुजुर्ग निकला, हाथ में तस्बीह पकड़े हुए। जाहिर है मस्जिद की ओर आ रहा था। सफ़ेद सलवार, सफ़ेद कुर्ता, ऊपर खुली नए तर्ज की बास्कट, फिर और सिर पर मुसद्दी लुंगी पहने पहने था। चाल ढाल से ही पता लगता था कि कोई मजहबी आदमी है। इन लोगों को झाड़ू लगाते और नालियां साफ करते देख रुक गया। फिर रामदास की ओर देखकर, जो झाड़ू हाथ में लिए हुए धूल मिट्टी में बूतना बना खड़ा था, बुजुर्ग बोला, हम लोग पर एहसान का बोझ लादने आए हो? पर वह उनके सेवाभाव में बहुत प्रभावित हुआ। जान पड़ा आफरीन है, वाह वाह। और उसकी आंखें आंगन और गली और नाली पर लगे एक एक कार्यकर्ता की ओर जाने लगी। खुश रहो, वाह वाह, कैसा नेक दिल पाया है, आफरीन है। वह बार बार कह रहा था। हम क्या सफाई करेंगे बुजुर्ग बारम, हम कितना कुछ कर सकते हैं। बख्शी जी बुजुर्ग को बोलता देखकर झाड़ू उठाया उसके पास चले आए थे। पर बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, मतलब गलियां साफ करने से नहीं, इसके पीछे जो जज्बा काम कर रहा है वह बहुत ऊंचा है। आफरीन सद आफरीन। सफेद रीस बुजुर्ग ने कहा। धीमी गति से चलता मुस्कुराता हुआ मोहल्ले में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगा। बख्शी जी को उसके मुंह से तामीरी काम की तारीफ सुनकर सुहानी खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे आज का तामीरी काम सार्थक हो गया। वह देखो मेथा जी और अजीज की तरफ। शेर खान ने हंसकर कहा। दोनों ने झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाया। मेहता जी को तो अपने कपड़ों का ख्याल है। बख्शी जी ने घूमकर देखा। बड़े साफ सुथरे हाथों से मेहता एक कंकड़ उठाकर कढ़ाई में सजा रहा था। तर्जनी और अंगूठे से एक एक कंकड़ उठाता और कढ़ाई के पास आकर बड़े करीने से उसमें डाल देता। दूसरी ओर रामदास था, जिसकी मूछों और बालों पर अभी भी मिट्टी की तह जमने लगी थी। आसपास बच्चों के अलावा बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। टाट के पर्दों के पीछे से अनेक लड़कियां और औरतें छतों पर जगह जगह खड़े मर्द तामीरी काम का प्रदर्शन देख रहे थे। जरनैल भी अभी तक लंबा बांस हाथ में उठाए चन्नी के पास खड़ा था। चलता हुआ नाली साफ करवाने वालों के पास जा पहुंचा। नाली खोलने की जरूरत है, बांस लगाऊं? उसने फौजी अंदाज में पूछा। आसपास खड़े लोग हंस दिए। यह तामीरी काम बकवास है, शंकर ने कमर सीधी करते हुए कश्मीरी लाल से कहा। नालियां साफ करने से स्वराज्य नहीं मिलेगा। शंकर और कश्मीरी दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। नाली के किनारे वह 3 जगह पर कीच के ढेर लगा चुके थे। बहुत बकबक नहीं किया कर शंकर। बख्शी ने जो अब गली के बीचों बीच झाड़ू उठाए खड़े थे, शंकर का वाक्य सुन लिया। भेजे में बहुत अकल आ गई थी। बापू तो नालायक है ना। तो बापू किसको कहा है? महात्मा गांधी को। हम सबको चरखा काटने और तामीरी काम करने को कहते हैं। कर दो कर तो रहा हूँ, तामीरी काम ही कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? पर यह है बकवास। बख्शी जी बहुत सुबह सुबह शंकर के मुंह नहीं लगना चाहते थे, क्योंकि वह बड़ा मुंह फट आदमी था। फिर भी उनसे नहीं रहा गया। कुछ समझा कर शंकर, यह हमारी देशभक्ति का चिन्ह है। इस तरह हम गरीबों के स्तर तक उतर आते हैं। क्या गरीबी में काम करने जाओगे तो पतलून पहनकर जाओगे? झाड़ू लेकर या खादी पहनकर जाते हो तो लोग तुम्हें अपना समझते हैं ना? समझते हैं। जब से तामीरी काम करने लगे हो, आंदोलन ठप हो गया है। शंकर ने कहा, लाओ झाड़ू और कातो चरखे। और उसने एक और बेलचा कीच से भरकर ढेर पर डाल दिया। तभी जर्नैल ऊंची आवाज में बोला, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कम्युनिस्ट हो। बस बस जर्नैल, बख्शी जी ने झट से कहा। जर्नैल बोलने लगा तो एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। तुम भी शंकर वक्त बेवक्त अपनी हाँकने लगते हो। यह कोई जगह बहस करने की है?
उसी वक्त एक आदमी कमेटी के मैदान की तरफ से भागता हुआ आया और शेर खान के घर की गली लांघकर एक और खड़े मोहल्ले के कुछ लोगों के पास जा पहुंचा। उनके साथ खुस-फुस करने लगा। उसने काले रंग की बास्केट पहन रखी थी, बड़ा उत्तेज लग रहा था। यूं तो इस तरह भागकर आना मामूली सी बात थी, मगर वह जिस ढंग से भागता हुआ आया वह आसपास खड़े लोगों को अनूठा सा लगा। देखते ही देखते इधर उधर खड़े लोग वहां से हटने लगे। केवल छोटे छोटे बच्चे वहां खड़े रह गए। फिर फलक मारते ही टाट के पर्दों के पीछे से स्त्रियां हट गई। एक स्त्री लपक कर बाहर आई और करने वाले दो बच्चों में से एक की बाह पकड़कर उसे घसीटती हुई घर के अंदर ले गई। सख्ता सा छा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैरान थे कि क्या बात हुई है। तभी वहीं परदेसी सफेद रीस जो हाथ में तस्बीह पकड़े आफरीन आफरीन करते मुस्कुराते हुए यहाँ से गए थे, लौटते दिखाई दिए। मेहता और बख्शी जी साथ साथ खड़े थे और अनुमान लगा रहे थे कि क्या बात हुई है जो आनन फानन लोग यहाँ वहां से हट गए। उनका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर उनसे पूछे कि क्या मामला है। हाथ में तस्बीह झुलाता हुआ सफेद रीस उनके पास आकर खड़ा हो गया। क्षण भर वह ठिठका खड़ा रहा, फिर छूटते ही बोला, आप साहिबान यहाँ से चले आए, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ। कहते कहते उसकी आवाज़ ऊंची हो गई और ठुड्डी कांपने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जैसे बख्शी जी और मेहता जी को ही संबोधन करके कह रहा था। अन्य कार्यकर्ता लपक कर पास आ गए। उठ जाइए यहाँ से, बुजुर्ग लोग बोले जा रहा था। बस हो चुका जो आपको करना था, सुन रहे हैं आप। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। खंजीर के बच्चों यहाँ से चले जाओ। वह चिल्लाया और कदम बढ़ाता हुआ वहां से चल गया। चारों ओर चुप्पी छा गई। बख्शी और मेहता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बख्शी ने सोचा, मुमकिन है शंकर या कश्मीरी लाल ने, जो अक्सर उलझलू बकते रहते हैं, किसी ने कुछ कहा दिया जिससे मोहल्ले वालों को बुरा लगा। मगर यह आदमी तो बाहर से आया था, पहले यहाँ से जाते समय तो हमारी तारीफ करता था। अब क्या बात हो गई है जो इतना बौखला गया है। तभी एक लड़ता हुआ पत्थर आया और बख्शी जी के पास आकर गिर गया। कश्मीरी लाल और शंकर हतबुद्धि से बख्शी जी की ओर देखने लगे। क्या बात है मास्टर रामदास ने पास आकर पूछा। चलो यहाँ से चले, यहाँ कोई गड़बड़ है, बख्शी जी ने कहा। यहाँ पर आना भी भूल थी। यहाँ से कहाँ है देशराज जो हमें इधर ले आया है। मगर देशराज वहां पर नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि वह कब वहां से खिसक गया था। कोई शरारत है, जरूर कोई शरारत है। 2-3 पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुआ आए। एक पत्थर सीधा रामदास के कंधे पर लगा। निकल चलो यहाँ से, यहाँ ठहरो नहीं। कार्यकर्ता की मंडली हड़बड़ाकर वहां से निकलने लगी। ऊंचा बांस हाथ में उठाए जरनैल चिल्लाया, तुम सब बुजदिल हो। मैं तुम में से एक एक को जानता हूँ। मैं यहाँ तामीरी काम करके जाऊंगा। इस पर बख्शी जी ने कड़क कर फौजी हुक्म सुनाते हुए जरनैल से कहा, झंडा संभालो। जरनैल कहाँ है झंडा। जरनैल फौरन अटेंशन हो गया और चप्पलें घसीटता चरखनी के पास रखे झंडे को उठाने लगा। तभी 2 पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुए आए। एक चरनी पर गिरा, दूसरा जहां जरनैल खड़ा था जमीन पर पड़ा। इसके साथ ही 3 आदमी सामने से गली लांघ कर आए और गली से सिर पर खड़े हो गए। मंडली के लोग चुपचाप वहां से निकलने लगे। कश्मीरी लाल ने जरनैल के हाथ में झंडा ले लिया। मेहता ने जमीन पर रखी कढ़ाई वहीं उल्ट दी, जिससे वह कंकड़ बटोरता रहा और खाली कढ़ाई उठाए मैदान पार करने लगा। बख्शी जी के हाथ में लालटेन झूल रही थी, पर उनकी गर्दन झुकी हुई थी। बेलचे कढ़ाइयाँ शेरखान के घर में रख दे, मास्टर रामदास ने बख्शी जी से पूछा। अब जैसे हो चलते जाओ, यहाँ पर रुको नहीं। कश्मीरी लाल ने घूमकर देखा। गली के सिर पर अब 3 की जगह
5 आदमी खड़े थे। मैदान के पार लोग आकर खड़े हो गए और उनकी ओर देख रहे थे। मोहल्ले में से निकलकर वह कुतुबुद्दीन की गली में घुस गए। नानाबाई की दुकान पर भी वैसा ही दृश्य देखने को मिला। 3 आदमी जो नानाबाई की दुकान के सामने खड़े थे घूमकर इन लोगों की ओर घूर घूर कर देखने लगे, मगर इनमें से बोला नहीं, कोई बोला नहीं। कहीं कोई गड़बड़ है? बख्शी जी ने मेहता से कहा। क्या मालूम कश्मीरी या शंकर के मोहल्ले की किसी लड़की बड़की को छेड़ा हो। आपने तो कांग्रेस में लोफर भर्ती कर रखे हैं। कैसी बात कर रहे हो मेहता जी? कश्मीरी तो सारा वक्त नाली साफ करता रहा, यहाँ कोई दूसरी बात जान पड़ती है। अब दूसरी बात क्या होगी? मोहयालों की गली में मुड़ने पर उन्हें 3-4 आदमी गली के सिर पर खड़े नजर आए। कहाँ जा रहे हो बख्शी जी? उधर नहीं जाओ। एक लंबे कद के मोहयाल व्यक्ति ने बख्शी जी का परिचित था, उन्हें आगे बढ़कर कहा। क्या बात है? बस इधर मत आओ, जाओ, कुछ बता तो दो, कुछ क्या है? इस वक्त तक कश्मीरी जनरल और मास्टर रामदास भी बख्शी और मेहता के पास पहुंच चुके थे। उधर गली के बाहर देखो। बख्शी जी ने सामने की ओर देखा। गली के बाहर सड़क के पास एक मस्जिद थी जिसे केलों की मस्जिद कहा जाता था। बख्शी के सामने गली के बाहर सड़क के पास एक मस्जिद थी जिसे केलों की मस्जिद कहा जाता था। क्या आपको कुछ नजर नहीं आया? मस्जिद के दरवाजे के नीचे सीढ़ी की ओर देखिए। मस्जिद की सीढ़ी पर कोई काली काली चीज पड़ी थी, कोई आदमी सुर मारकर फेंक गया हो। बख्शी जी ने मेहता के चेहरे की ओर देखा, मानो कह रहे हो, देखो मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ है। सभी ने घूमकर उस ओर देखा। मस्जिद की सीढ़ी पर एक काले रंग का बोरा सा रखा नजर आया, जिसमें 2 टांगे बाहर को निकली हुई थी। मस्जिद का हरे रंग का दरवाजा बंद था। लौट चलो, यहाँ से लौट चलो, मास्टर रामदास ने धीरे से कहा। आँख थू, कश्मीरी लाल ने सूर की ओर देखकर कहा और मुंह फेर लिया। बख्शी जी यहाँ से लौट चले। आगे मुसलमान का मोहल्ला था। रामदास ने फिर कहा, किसी ने शरारत की है। मेहता बुदबुदाया। आपको पक्का मालूम है कि सूर ही है? मेहता जी बोले, क्या मालूम कोई और जानवर हो, कोई और जानवर होगा तो मुसलमान इतना बिगड़ेंगे? बख्शी जी ने खींच कर कहा। जरनैल भी अपनी घनी बाहों के बीच छिपी छोटी छोटी आंखें मस्जिद की ओर गाड़े खड़ा था। छूटते ही बोला, अंग्रेज ने फेंका है। उसके नथुने फड़कने लगे और वह फिर से चिल्लाकर बोला, अंग्रेज की शरारत है, मैं जानता हूँ। हाँ हाँ जरनैल, अंग्रेज की ही शरारत है, मगर इस वक्त तुम चुप रहो। बख्शी जी ने उसे समझाते हुए कहा, पिछली गली में से घूम जाए। मास्टर रामदास ने फिर कहा, पर अब की बार जरनैल उस पर बरस पड़ा। तुम बुजदिल हो, यहाँ अंग्रेज की शरारत है, मैं उसका भांडा फोड़ करूंगा। इस पर मेहता जी ने झुककर बख्शी के कान में कहा, इस पागल को क्या साथ क्यों ले आते हो? यहाँ सभी को मरवाएगा। निकालो इसे कांग्रेस में से। सड़क पर गाहे बगाए कोई मुसलमान गुजरता और मस्जिद की सीढ़ी पर आंख पड़ते ही पहले तो घूमकर देखता, फिर मुंह फेर लेता, बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता। सहसा सामने वाली सड़क पर एक तांगा सरपट दौड़ता हुआ निकल गया। इसके बाद मस्जिद की बगल में भागते कदमों की आवाज आई। सड़क के पार बाईं ओर बैठने वाली कसाई ने टंगे हुए बकरियों पर कपड़ा चढ़ाकर दुकान पर ताक चढ़ा दी। मोहयालों की गली में घरों के दरवाजे बंद होने लगे। बख्शी जी ने घूमकर देखा। मास्टर रामदास सड़क कर गया और दूर गली के सिरे की ओर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूरी पर उसके पीछे अजीज और शेर खान भी चले जा रहे थे। गली में जगह जगह 2-2, 4-4 लोगों की टोलियां खड़ी थी। आप यहाँ से निकल जाए बख्शी जी, यहाँ आप लोगों के रहने से इश्ताल बढ़ेगा। बख्शी जी ने मोहयाल मित्र ने समझाते हुए कहा। बख्शी जी ने उस आदमी की ओर देखा और कश्मीरी लाल से बोले, झंडा बांस में से निकाल कर तह कर लो। फिर मोहयाल सज्जन से बोले,
इस सूर की लाश को तो यहाँ से हटवा दे, जितनी देर लाश वहां पड़ी रहेगी तनाव बढ़ता जाएगा। अब देखो सूर मरवा दिया गया है, ठीक है, नत्थू को जो काम दिया था वो मार चुके हैं सूर को। आप सूर की लाश को उठाएंगे? मोहयाल ने हैरान होकर कहा। आपको तो मैं समझता हूँ उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, मेहता जी बोले। हमें इनसे नहीं हमें इनमें नहीं पड़ना चाहिए। इसमें मामला बिगड़ सकता है, पर यहाँ से निकल जाएंगे तो मामला नहीं बिगड़ेगा। क्या मुसलमान सॉरी क्या मुसलमान लोग इस लाश को यहाँ से हटाएंगे? वे नहीं हटाएंगे तो किसी भंगी जमादार का इंतजाम करेंगे। बाहर सूरत हमें इससे नहीं पड़ना चाहिए। बख्शी ने अपने हाथ की लालटेन पर एक घर के चबूतरे पर रखी और मेहता की ओर देखकर बोला, मेहता जी आप क्या कह रहे हैं? हम चुपचाप यहाँ से निकल जाए, तनाव को बढ़ने दें। अपनी आंखों से ना देखा होता तो दूसरी बात थी। फिर कश्मीरी लाल और जर्नैल को संबोधन करके बोले, तुम आ जाओ मेरे साथ। और वे गली में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगे। कश्मीरी दुविधा में पड़ गया। पड़ जाए या ना जाए, इमाम दीन के मोहल्ले में पत्थर पड़े थे। यहाँ पर ना जाने कोई क्या कर बैठे। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने झंडे का बांस दीवार के साथ खड़ा कर दिया और वहीं ठिठक खड़ा रहा। टांगों में लर्जिश सी होने लगी थी, पर उस वक्त तक जर्नैल और बख्शी सड़क पार कर चुके थे। थोड़ी देर तक कश्मीरी बट वहीं ठिठकता खड़ा रहा, फिर वह भी उनके पीछे गली में से निकल आया। सड़क पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। मोहयाल सज्जन जा चुके थे, केवल मेहता जी वहां खड़े थे। उसे लगा जैसे सारी गली सुनसान पड़ गई है। बाएं हाथ सड़क के किनारे 3-4 दुकानें थी, सभी बंद पड़ी थी। दाएं हाथ दूर कुएं के पास दुकानों की कतार थी, वहां भी दुकानें बंद थी और कुछ लोग कुएं के पास गांठ सी बनाए खड़े इसी ओर देख रहे थे। इससे भास हुआ जैसे छज्जों पर जगह जगह लोग खड़े हैं, लेकिन घरों के दरवाजे बंद। सबसे पहले इस सुअर की लाश को यहाँ से हटाए, बख्शी जी कह रहे थे। काले रंग का सुअर था। कोई उस पर बोरा डाल गया था, पर बोरे के नीचे से उसकी टांगे, थूथनी और पेट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। मेहता अभी भी गली में दीवार से लगकर खड़े थे। वह अभी भी असमंजस में थे। सुअर को वहां से हटाने में जोखिम तो थी ही, लेकिन पास में उजले खादी के कपड़े गंदे हो जाने का भी डर था। बख्शी और जर्नैल ने सुअर की टांगों से पकड़ा और उसकी लाश घसीटकर मस्जिद की सीढ़ी पर से उतार दी और उसे घसीटते हुए सड़क के पार ले आए और ईंटों के एक ढेर के पीछे ढकेल कर छिपा दिया। अभी तो इसे यहीं पर रखो, मस्जिद का दरवाजा तो खुले, मस्जिद की सीढ़ी को धो देते हैं। बस बख्शी ने कहा। कश्मीरी लाल से बोले, तुम लाओ कश्मीरी, इधर पीछे भंगियों के ढेर में चले जाओ। वहां म्यूनिसिपैलिटी के भंगी रहते हैं। देखो अगर 2 भंगी अपना ठेला ले आए तो इसे उठवा देंगे। तभी कुएं की ओर से किसी के भागते कदमों की आवाज आई। तीनों ने घूमकर देखा। एक गाय भागती आ रही थी। उसके पीछे पीछे एक आदमी सिर पर मुंडासा बांधे और हाथ में डंडा लिए गाय के पीछे पीछे भागता हुआ उसे हांके लिए जा रहा था। उसकी छाती खुल गई थी, गले में ताबीज झूल रहा था। चिकनी खाल वाली बादामी रंग की गाय थी। कैसे रंग की गाय थी पूछा जा सकता है। मोटी मोटी चकित सी आंखें, डर के ही मारे उसकी पूंछ उठी हुई थी। लगता जैसे रास्ता भटक गई हो। तीनों टटक गए। मुड़ासे वाले आदमी ने मुंह लपेट रखा था। गाय को हाँकता हुआ वह सड़क पर से गुजरा और फिर उसे दाएं हाथ एक गली की ओर ले गया। बख्शी जी देर तक ठिठक रहे, फिर धीरे से बोले, लगता है सर पर चीले उड़ेगी। आसार बहुत बुरे हैं। और उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला और गंभीर लगने लगा। तो ये हमने 5वां प्रकरण पढ़ लिया, ठीक है। अब हम जो 6ठा प्रकरण है आपका, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।